गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोला आशीर्वाद। क्या हाल है? बढ़िया सबके? तो आई थिंक कुछ होमवर्क तो नहीं था ना? या था क्या? लास्ट क्लास में होमवर्क था क्या? नहीं था। चलो जी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालना होता है उसका एक केस बताया था। रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे एन फैक्टर निकालते उसका केवल एक केस बताया था, और फिर मैंने कुछ एक क्वेश्चन करवाया था। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे और कैसे एन फैक्टर निकाल सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, पेपर भी हुआ था ना आप लोगों का? यस यस, जस्ट अ मिनट रुको। कैसा गया भाई पेपर? ओके। जेई मेंस पैटर्न पेपर था। मार्क्स लिखो और रैंक भी लिखो, दोनों ही लिखो अपनी। 150 टू 44, 150 मार्क्स, रैंक 44 प्रवीण। 150 मार्क्स पर 44th रैंक। और 244 मार्क्स किसका है? मैं नाम नहीं पढ़ पाया। आदित्य 226। अमन, अभिजीत 258। वंश 287। गुड। 280। वापस धीरे 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 200, 100, 230। आर्यन 253 मार्क्स, रैंक 4। 272 आदित्य पांडे। आर्यन तुम्हारा देख लिया मैंने, 254 पर रैंक 4 है। और वंश 236, हेमंत 260। हेमंत तुम्हारी रैंक क्या है? रैंक भी साथ में लिखो। युवराज 205। द्रव्य 108। शुभम 199। 207 आदित्य। बहुत सारे आदित्य में से 287 कौन लिख रहा है भाई? कौन है 287? अमन। ओके। तो अमन। अच्छा। 288 किसके हैं? 262। 268 पर रैंक 2। 288 पर कौन है? जिन्होंने आज ज्वाइन किया बैच, बेटा आज यहां से मत देखो, नहीं समझ में आएगा। रिडॉक्स के फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। 288 किसके हैं? अभी तक नाम नहीं दिखाई दिया। 244 पर 8th रैंक। 290 भी कोई लिख रहा है, सुधांशु। 290 लग तो नहीं, सुधांशु। 260 पर रैंक 3। आ जाएगी मेरे पास, लिस्ट आ जाएगी, चिंता मत करो तुम।
चलो देखते हैं, देखें अभी ओपन नहीं हो रही। पेपर में किसी में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 बैलेंसिंग का है। एमएन का ऑक्सीडेशन, बिस्मथ का रिडक्शन, आसान क्वेश्चन। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर दिल्ली होगा बेटा। द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली आर, ये भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो SO2 है, SO2 ये सल्फर कहां जा रही है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि अलग अलग रखो। ये मान लो कि SO2 यहां जा रही है और K2Cr2O7 यहां जा रहा है। अब इसको बैलेंस कर लो, बाकी की जो एक्स्ट्रा सल्फेट आयन है वो ऐसे ही बैलेंस कर दोगे। द्रव्य बेटा अभी उस पर मत जाओ, तुम अपने रैंक और परसेंटेज दोनों देखो। पीछे कितने उससे नहीं मतलब है, आगे कितने उस पर फोकस करो लोग। और रैंक और परसेंटेज दोनों का कॉम्बिनेशन देख लो, उससे पता चल जाता है कि पेपर कितना टफ था, टॉपर्स के कितने थे। ये तो आसानी से हो ही जाएगा। देन द प्रेशर ऑफ सोडियम वेपर इन ए 1 लीटर कंटेनर, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। रैंक 1 वाले के देखो अभी मेरे पास डिटेल नहीं आई है, जब डिटेल आएगी तो वो मैं बता दूंगा। आसान क्वेश्चन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दो। कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? सल्फर -2 से 0, तो सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। किसने किया? FeCl3 ने। तो FeCl3 क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। FeCl3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहां पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अज्यूमिंग वॉल्यूम टू बी सिंगल वैल्यूड। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहां पर कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब बी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। बी को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे रह गई, V माइनस एन बी की जगह V रह गया। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो PV² प्लस AN² इक्वल्स टू VRT, इक्वल्स टू VRT। इसको रीअरेंज करें तो वापस से PV² माइनस RTV प्लस AN² इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये वॉल्यूम की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसका मतलब वॉल्यूम की दो वैल्यूज आ सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि वॉल्यूम टू बी सिंगल वैल्यूड, अगर वॉल्यूम की एक ही वैल्यू है तो इसका मतलब यहां पर B² माइनस 4AC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। B² माइनस 4AC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। यहां से B² माइनस 4AC की वैल्यू को 0 कर दो, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। राइट
ये आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन कुछ शीट में भी था बट फिर भी दे दिया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का ऑर्डर लिखना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आसान क्वेश्चन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी कह सकते हो आसान क्वेश्चन ही है, आसान ही है। H2SO4 और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट निकालना है। आंसर नहीं आ रहा इसका, आ रहा है यार, क्या इसका आंसर नहीं आ रहा क्या? इसमें करेक्शन है। जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो H2SO4, H2SO4 का मास कितना हो जाएगा? 100 इंटू 0.09 यानी 9 ग्राम। पानी का मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो मास परसेंट ऑफ H2SO4, मास परसेंट ऑफ H2SO4 9 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 100। इसका तो आंसर नहीं आ रहा भाई। वो 9.9 होना चाहिए, सही कह रहे हो, ये 0.9 होना चाहिए ताकि ये 90/190 होता तो आ जाता। बोनस है ये तो। कोई कह रहा है इसका आंसर नहीं आ रहा, ऐसा? इसका तो आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा। If uncertainty in the measurement of position and momentum of an electron are equal, इसका तो आ गया, ये तो सही है ना? इसका आ रहा भाई आंसर, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल है, तो यानी डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा पी मान लो का स्क्वायर इक्वल्स टू H/4 पाई। तो यहां पर डेल्टा पी इक्वल्स टू 1/2 √H/पाई। ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये 0.72 इंटू 10⁻⁻17। पूछा क्या जा रहा है? m इंटू डेल्टा वी। 0.72 इंटू 10⁻⁻17। m से इधर डिवाइड कर दो, 9.1 इंटू 10⁻31। 10⁻14। तो
72 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻12। नियरेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ये 7 तो नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन 72 डिवाइडेड बाय 9.1 ज्यादा क्लोज तो देखो बेटा यही है, 8 से कम ही आ रहा है। वैसे 8 होना चाहिए ज्यादा, बट अब जब 8 नहीं है तो उसके बाद क्लोजेस्ट कौन सा है? 8 से तो कम ही है। होना चाहिए लेकिन फिर भी कर सकते हो। वो सही, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। ये आसान है बहुत, इसको आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। एन की वैल्यू बतानी है, 1 2 3 4 क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। ये भी आसान है। ये चेक करो, लिथियम के कौन से ऑर्बिट में, लिथियम के कौन से ऑर्बिट में एनर्जी 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी? फॉर्मूला लगाओ, 30.6 13.6 जेड स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, ये कुछ रफली वैल्यू 120 के आसपास आएगी। 30 से डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। एन की वैल्यू 2। और सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स कंप्लीट करेगा? 2। सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव बनाएगा, थर्ड में 3 बनाएगा, फोर्थ में 4 बनाएगा। देखो, जेई मेंस के सारे ही क्वेश्चन इजी होते हैं, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। जेई मेंस के सारे ही क्वेश्चन आसान होते हैं। एक का टेम्परेचर 300 केल्विन, दूसरे का टेम्परेचर 600 केल्विन, दोनों की एवरेज स्पीड का रेशियो लेना है। एक कंटेनर में गैस है H2, दूसरे कंटेनर में गैस है CH4। बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। देखो, पेपर आसान था, पेपर आसान था। फिजिकल में अगर मैं बात करूं, कितने क्वेश्चन आए फिजिकल में देखा जाए तो 10 क्वेश्चन, तो 10 और 5 15, यानी 10 में से 7 तो होने ही चाहिए। एक बोनस हटा दो यानी 9। 9 में से 6 7 6 तो होने ही चाहिए। और इंटीजर के 5 में से डिपेंड करता आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो। इंटीजर के 5 में से आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो अलग बात है, बट यहां पर 9 में से 6 तो होने ही चाहिए। मिनिमम साइड में 6 सही होने चाहिए। बहुत बढ़िया, सारे हो गए, बहुत आसान थे, अच्छी बात है। कार्तिक के पेपर तो लेंदी नहीं था, इसमें क्या लेंदी यार, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ये तो चलो बोनस हो गया, ये कैलकुलेशन आसानी है, ये बहुत आसान क्वेश्चन,
इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वहां पर क्लिक करता है नहीं करता वो आपको देखना है। ये बहुत आसान है, ये भी आसान है, ये बैलेंसिंग बहुत सारी की हुई है, ये भी आसान है और ये भी आसान है। तो एक वो जो b² - 4ac वाला था वो ठीक है, थोड़ा बहुत एक कोई क्वेश्चन किसी गलती से अलग हो जाए, कोई बात नहीं कार्तिकेय, डोंट वरी। जेई मेंस का लेवल भी देखो ऐसे ही आता है यार, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती। जेई मेंस के पेपर में, जेई मेंस का पेपर भी ऐसे ही आता है, आसान ही होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, चैप्टर, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, तो सिलेबस बड़ा होता है, इसके कारण वो टफ हो जाता है। क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन सिलेबस पूरा होता है, इसीलिए वो मुश्किल हो जाती है। राइट नाउ अभी क्या हो रहा है, एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बैलेंसिंग, दूसरा बैलेंसिंग, तीसरा बैलेंसिंग, तो वो आसान लगता है। तो जेई मेंस में भी क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, लेकिन सारा सिलेबस होता है, सिलेबस जितना बड़ा होता है तो वो अपने आप एक डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देता है। तो इसीलिए जब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है तो अपने आप लेवल बढ़ने लगता है, चाहे क्वेश्चन वही क्वेश्चंस क्यों ना हो, लेवल इंक्रीज हो जाता है। बट जेई मेंस के क्वेश्चंस आसान होते हैं। पिछले आप पीवाईक्यूज देख लीजिए, शीट में बहुत सारे पीवाईक्यूज दे रखे हैं, आप खुद देख सकते हो कि क्या लेवल है जेई मेंस का। अभी हम पीवाईक्यूज कर भी रहे हैं, पुराने भी किए हैं और करेंगे, तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं जेई मेंस में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बोनस है, प्रैक्टिस करोगे बेटा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कृष्णा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे थॉट्स क्लियर होंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप सिली मिस्टेक्स करते हो, उसका कारण ही है कि अभी इतना क्लियरिटी नहीं है दिमाग में। जैसे जैसे क्लियरिटी आती जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल मनीष, कोई डरने की बात नहीं है, बस लेकिन ये ध्यान रखना, शीट जितनी बार करोगे, क्वेश्चंस को जितनी बार करोगे, टफ क्वेश्चंस को बार बार करो। जो क्वेश्चंस आपको लगता है ये टफ है, उनको हम बार बार करें, ये क्वेश्चंस हम बार बार करें, ठीक है। तो चलिए अब वापस से आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन तो मैंने दिया था आपको, और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक नॉर्मेलिटी टर्म भी समझा दी थी कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी को से कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको। वैसे बहुत ज्यादा नॉर्मेलिटी हम यूज नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, बट हाँ पता होना चाहिए व्हाट इज नॉर्मेलिटी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.2 m K2Cr2O7 required to oxidize just a minute, Fe3O4 2 या 50 ml 0.5 m Cl2 बेटा बोनस जो होता है वो सबको मिलता है, मतलब उतने मार्क्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उसको भी, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको भी, तो सबके ऐड होता है। बोनस का मतलब यही होता है, चाहे आप अटेम्प्ट करो चाहे अटेम्प्ट ना करो।
कृष्णा बेटे शीट में S1 O1 S2 O2 जेई मेंस जेई एडवांस सब दे रखा है, खुद रियलाइज करो क्या लेवल है, खुद समझो, समझो, खुद समझने की कोशिश करो। निशांत का कहना है सर लास्ट टेस्ट में भी आंसर्स अपडेट नहीं हुए थे। चलो अभी मैं पूछूंगा निशांत, बता दिया करो अगर किसी भी टेस्ट में आंसर में चेंज नहीं हुआ हो, अपडेट ना हुआ हो तो बता दिया करो, तो लास्ट टेस्ट वाले भी करवाऊंगा और इस टेस्ट वाले भी करवा दूंगा। बताइए सबसे पहला काम क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे तो K2Cr2O7 प्लस Cl माइनस, यहां पर अब आपको यह पता होना चाहिए कि K2Cr2O7 किस में जाएगा, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, K2Cr2O7 रिड्यूस होके किस में जाएगा, क्रोमियम +3 में, और यहां पर हमें दे रखा है क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होके किस में जा रहा है, ClO4 माइनस में। यहां पर फिर से सबसे पहले इनके n फैक्टर्स निकालिए, +6 से +3, इसका लेकिन n फैक्टर कितना आएगा 6, और यहां पर ये -1 से +7, -1 से +7, 8 का चेंज है, इसका n फैक्टर कितना हो गया 8, हाँ या ना। 1000/6, अनुषा ये 71 कहां से आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर करना है। अब यहां इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें, तो यहां इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। इधर भी ऐसे ही कर दें क्योंकि दोनों की मोलरिटी पता है। हाँ ऑब्वियसली दोनों के एन फैक्टर्स अलग अलग होंगे, दोनों की मोलरिटी अलग अलग होगी, तो इसका वॉल्यूम V, इसकी मोलरिटी 0.2, K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6, इधर मोलरिटी 0.5, वॉल्यूम 50 ml, और इसका एन फैक्टर कितना हो गया 8। इसको सॉल्व करना है भाई लोगों आपको, ये 0.2 ये हटा दो, अब इसको जैसे भी सॉल्व करना चाहो, ये 12 तो ये 3, ये यहां पर 200 बाई नहीं 500/3, 1000/6, बिल्कुल सही। अप्रोच देखिए किस तरह से मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूं, वो अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको ये पता होना चाहिए कि K2Cr2O7 किस में जाएगा, एन फैक्टर निकालने हैं। ऑलरेडी ये सारे एन फैक्टर हम कुछ हद तक निकाल चुके हैं। अविनाश इस सेइंग क्वेश्चन नहीं हो पाता सर, प्लीज कुछ बताइए। बेटा वही बता रहा हूं, यहां पर मैं रामायण की स्टोरी बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, ना महाभारत की, ना मैं ये बता रहा हूं कि चंद्रयान कैसे गया, कैसे लैंड हुआ, यहां क्वेश्चन कैसे करते हैं वही बता रहा हूं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बता रहा हूं। तो और कोई यहां पर तरीका नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसी से समझो। प्रतीक इज सेइंग टेस्ट विंडोज पे नहीं चलता है, ऐसा यार मेरे को बताया तो था वेब चलता है। मलय जल्दी जल्दी कवर करो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं।
calculate volume of 0.5 m Na2H2O3 required to react with 504 ग्राम आयोडीन। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। टेस्ट फ्रीज हो गया था बीच में, मेरे 12 मार्क्स का रह गया ऐसा। रिएक्शन में लास्ट क्लास में बता चुका हूं, तो रिएक्शन लिखो। यहां पर आयोडीन का मास दे रखा है 504 ग्राम, बताना है कि इसके साथ कितना हाइपो रिएक्ट करेगा। बताइए आंसर। 8 लीटर। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन 127। आयोडीन का एटॉमिक मास 127। ऑप्शन कुछ ऐसे दिख रहे हैं मेरे को, कुछ कोई कह रहा है 4 लीटर, कोई कह रहा है 8 लीटर, कोई कह रहा है 16 लीटर, यानी 4 के मल्टीपल में ही आंसर आ रहे हैं। डी ऑप्शन और कुछ है तो बता दो। कुछ के आंसर्स बड़े अजीब से आ रहे हैं। अनुष्का पता नहीं कौन सी मैथ्स लगा रही हो यार। अच्छा 120, अनुषा का आ रहा है 2016 अपॉन 127। हाँ, अच्छा 2 लीटर भी ऑप्शन करना है। कोई कह रहा है 2 लीटर, अभी मैंने 2 लीटर का तो ऑप्शन नहीं लिखा। अच्छा छोड़ो इस चीज को। आयोडीन के मोल्स कितने, आयोडीन के मोल्स बता दो आप तो। मोल्स ऑफ आयोडीन कितने हैं? 504। अच्छा थोड़ा सा करेक्शन है यार, 508 कर देना।
हम्म, और मुझे लगता है सबके आंसर 504 से कैसे आ गए? सबने थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लिया ऐसा। मुझे अब अनुषा का आंसर सही लग रहा है वैसे तो। नहीं, लेकिन उसका तो ये तो डिविजिबल है, नहीं है? एटॉमिक मास 127 ही है बेटा। या तुम सब लोगों ने उसको मान लिया, अप्रोक्सीमेशन कर लिया? हाँ। चलिए करके देख लेते हैं। मैं अब 508 से कर रहा हूं, 508 से कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो आयोडीन की किसके साथ रिएक्शन हो रही है? Na2S2O3। क्या बनेगा? I माइनस प्लस Na2S4O6। सबसे पहले बता दूं, आयोडीन के मोल्स जो होंगे उसके लिए 254 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ आयोडीन 508 डिवाइडेड बाय 254, क्योंकि ये I2 है, I2 है, इसीलिए डिवाइड किससे होगा? 254 से। तो इसके कितने मोल्स आए? 2 मोल्स। आयोडीन के 2 मोल्स हैं, ध्यान रखना। तो अब फिर से वही एन फैक्टर निकाल चुके हम, इनके एन फैक्टर। या तो ऊपर की तरफ इन सब के एन फैक्टर, डायरेक्ट एन फैक्टर लिख दो। इसका एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर 1। हाँ या ना? इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम। यहां से यहां चेंज कितने का? 0.5 का। बट यहां 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, इसीलिए इसका एन फैक्टर 1। आयोडीन के लिए भी चेंज 1 का, लेकिन यहां 2 आयोडीन है, इसीलिए इसका एन फैक्टर 2। फिर से दोनों के इक्वलेंट्स बराबर कर दो। तो इसके मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स। एन फैक्टर कितना है? 2। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्वलेंट्स इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू इसका एन फैक्टर। इसकी मोलरिटी 5, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका एन फैक्टर 1। तो आंसर इज 8 लीटर। फोर लीटर तो आएगा ही नहीं बेटा। ये 4 क्यों आ रहा है? अभी भी बहुतों का आंसर 4 दिख रहा है मेरे को, है? क्या डाउट है भाई? किसी को कोई डाउट? तो देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इक्विवेलेंट्स बराबर करने, रिएक्शन पता होनी चाहिए, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर करो। तरीका देख लो किस तरीके से मैं कर रहा हूं, किस तरीके से मैं कर रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। और ये गलती दोबारा मत करना, ये वाली गलती दोबारा मत करना, क्योंकि जिनका आंसर 16 लीटर आया है, 16 लीटर उन्होंने आयोडीन के मोल्स को 4 ले लिया। I2 है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड होगा। ऑक्सीजन का अगर मैं पूछूं मॉलिक्यूलर मास 32, हाइड्रोजन का 2, जबकि इसका एटॉमिक मास 16 होता है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है। तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस पता होना चाहिए। आई नो, मुझे पता, इसीलिए क्वेश्चन भी मैंने दिया खासकर आयोडीन पर, इसीलिए दिया है ताकि मुझे पता है कि ये गलतियां होती है। अब शीट में इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आंसर सामने है। अरे बेटा, रिएक्शन को बैलेंस किसने किया? अन्नान कह रहा है कि सर सल्फर बैलेंस नहीं है, तो किसने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है? अगर बैलेंस करूंगा तो फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्यों करूंगा? हाँ सुमित बेटा, ये रिएक्शन लिखने के लिए रिएक्शन बता चुका हूं कि ये रिएक्शन याद रखनी है। अब याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगी।
याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्यों नहीं होगी, कि रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जब लास्ट क्लास में रिएक्शन बता चुका हूं। किसका एन फैक्टर 2 है? Na2H2O3 का। ये सारे एन फैक्टर निकाल चुके हो आप, पता है प्रवीण? क्या आ रहा है तुम्हारा एन फैक्टर? किसका एन फैक्टर निकाल रहा हूं? Na2H2O3 का। चेंज कितना? 0.5 का। सल्फर कितनी? 2, तो 0.5 इंटू 2। इसके एन फैक्टर की क्या जरूरत है? एन फैक्टर इसका निकालना है, जिसके मोल्स उसका एन फैक्टर। सॉल्यूशन सामने लिखा हुआ है दिशिका। हाँ, एन फैक्टर दोबारा बता दो बेटा। एक काम करना, अगले साल आना, दोबारा बताऊंगा। फिर अगले साल आना, फिर बताऊंगा। ठीक है, फिर बताऊंगा। एन फैक्टर दोबारा बता दो। तुमने दोबारा लेक्चर देखा एक भी बार? कोशिश की थोड़ा सा पेन चलाने की, लेकिन नहीं साहब, टीचर बता दो। हम तो सर आराम से बिस्तर पर बैठे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं, हम कुछ नहीं करते। टीचर बता दे आपको। टीचर ही पेपर देके आ जाएगा, डोंट वरी, तुम आराम करो। हाँ, मैं पेपर देके आ जाऊंगा तुम्हारा। सुखप्रीत पूछ रहे इसमें कितनी इक्वेशंस है? बेटा बहुत सारी है, बहुत सारी है। हाँ, जेई एडवांस का एग्जाम देने की सोच रहे हो तुम? पता है ना तुम्हें? 15,000 बच्चों को ही लेना होता है उनको। बैठते 15 लाख के आसपास है। 12 लाख तो बैठते ही, अगले साल वो हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मोल्स को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे बेटा सुनते नहीं हो, फिर क्या करो? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर ये क्या हो गए? नंबर ऑफ इक्वलेंट्स। मोल्स मल्टीप्लाई एन फैक्टर। आयोडीन के 2 मोल्स, आयोडीन का एन फैक्टर 2, तो ये हो गए इक्वलेंट्स ऑफ आयोडीन। ये किसके इक्वलेंट्स हो गए? इक्वलेंट्स ऑफ Na2H2O3। दोनों के इक्वलेंट्स को बराबर कर दिया। चलिए, कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता। देन अब मैं आ रहा हूं केस टाइप 2 रिएक्शंस पर। टाइप 2 रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच more than one element in a compound undergoes oxidation और रिडक्शन। यानी एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा ये बताओ, चलो देख के कि मैंने बैलेंसिंग करवाई थी आप लोगों के यहां पर। बैलेंसिंग, इस वाले केस में बैलेंसिंग के कौन कौन से एग्जांपल्स लिए थे? दोनों रिएक्टेंट्स लिखो, या उस कंपाउंड को लिखो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था। मैंने 2 या 3 एग्जाम्पल लिए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है 3 एग्जाम्पल मैंने लिए थे। एग्जाम्पल कौन से लिए थे लिखो, देखिए। बताओ जल्दी से। FeC2O4 वाला बिल्कुल सही। FeC2O4 वाला रजत ने भी बताया। एक और AS2S3 वाला बिल्कुल सही। FeC2O4 वाला, दूसरा AS2S3 वाला। 2 ही लिए थे या 3? हाँ, एक और तीसरा भी लिया था।
थर्ड वन वाला कौन सा था? दो ही थे क्या? Cu3P वाला नहीं था क्या? चलिए ठीक है, वो बाद में होगा। बाकी शीट में बहुत सारे किए थे हमने, फिर शीट में हमने किए थे। चलो उसी में से एक एग्जांपल वापस से ले रहा हूं। FeC2O4 MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इंटू Fe+3 प्लस CO2 प्लस Mn+2। यहां पर हम देखें तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन+2 कार्बन+3, तो आयरन+2 से +3 में जा रहा है और कार्बन+3 से +4 में जा रहा है। आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Mn का हो रहा है रिडक्शन, Mn का हो रहा है रिडक्शन। तो अब यहां पर MnO4 का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, क्योंकि MnO4 में से तो केवल Mn का ही रिडक्शन हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर 5 और इसका एन फैक्टर भी 5, यानी कोई चेंज नहीं। इसका एन फैक्टर भी जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे ही है, इसका एन फैक्टर भी जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही। FeC2O4, अब अगर मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, FeC2O4 का अगर एन फैक्टर निकालना है तो यहां पर अब क्योंकि FeC2O4 ऑक्सीडाइज होकर इन दोनों में जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है, तो अगर यहां पर FeC2O4 का एन फैक्टर निकालना है तो आयरन+2 से +3, आयरन के लिए 1 का चेंज और कार्बन के लिए भी 1 का चेंज। आयरन का भी चेंज कंसिडर करना पड़ेगा, कार्बन का भी चेंज कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहां पर देखा जाए तो आयरन तो एक ही है और उसमें चेंज हो रहा है 1 का, तो आयरन के लिए तो 1 इंटू 1 प्लस कार्बन 2 है, तो 2 इंटू चेंज कितने का 1। सिंस एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से चेंज हो रहा है तो 2 कार्बन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से चेंज हो रहा है, आयरन एक ही है इसलिए उसके लिए 1 ही रहा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना आ गया 3। जिन जिन एलिमेंट्स का चेंज हो रहा है सबको कर लिखेंगे, आयरन का भी और कार्बन का भी। आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अगर मान लो किसी आयरन का बढ़ रहा होता, कार्बन का कम हो रहा होता तो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करते, बट राइट नाउ वही दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐड कर दो, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 3। समझ में आ गई बात? कार्तिक इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज यहां पर 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए 1 का चेंज तो 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज। एंड इन शॉर्ट कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो गया 3। अब बात आती है Fe+3 और CO2 का एन फैक्टर क्या होगा। Fe+3 और CO2 का एन फैक्टर क्या होगा वो आप यहां से नहीं निकाल सकते। यहां से आप Fe+3 CO2 का एन फैक्टर नहीं निकाल सकते, और यही जनता गड़बड़ करती है, यही गड़बड़ होती है, क्वेश्चन के फिर आंसर नहीं आते और लगता है सर हमें तो समझ में ही नहीं आया। यहां पर हम Fe+3 और CO2 का एन फैक्टर भी ऐसा लगता है कि चेंज 1 का, एक आयरन तो इसका एन फैक्टर 1, कार्बन के लिए भी चेंज 1 का, एक कार्बन तो CO2 का एन फैक्टर भी 1, तो यहां से तो ऐसा लग रहा है कि इसका एन फैक्टर भी 1, इसका एन फैक्टर भी 1, जो कि गलत है। अगर हमें यहां पर इस Fe+3 और CO2 का एन फैक्टर निकालना है तो तरीका बदलना पड़ेगा।
तरीका बदलना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की यही प्रॉब्लम है कि कहां पर किस तरह से रूल्स लगाने वो सही सही पता होने चाहिए। एक ही रूल हर जगह नहीं लगता है, और हम कोशिश क्या करते हैं, बस एक तरीका सीखा नहीं और सब पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आंसर गलत आते हैं। तो अब अगर मुझे Fe+3 और CO2 का एन फैक्टर निकालना है तो तरीका बदलना पड़ेगा, तो यहां पर अप्रोच क्या होगी वो बता रहा हूं। तो अगर मुझे इन दोनों का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो इस हाफ रिएक्शन को अलग से लिखना होगा। इस हाफ रिएक्शन को अलग से लिखो, Fe+3 + CO2। कैसे कर रहा हूं वो देखना अच्छी तरह से। रिएक्शन लिख ली, उसके बाद सबसे पहले तो जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उनको बैलेंस करो। एक आयरन लेफ्ट में, राइट में भी एक आयरन, यहां पर कार्बन यहां पर 2 है, यहां पर कार्बन 1 है, तो कार्बन को मल्टीप्लाई किया तो कार्बन भी बैलेंस हो गया। फैजल बेटा मैं बता रहा हूं मैं किस काम के लिए हूं। फैजल बता रहा कैसे पता चलेगा कि नहीं लगेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर कौन सा अरिजीत सिंह के गाने गा रहा हूं, यही तो बता रहा हूं कि नहीं लगेगा। क्या क्वेश्चन पूछ लेते हो भाई, हाँ? कि हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, अलग अलग केसेस क्यों ले रहा हूं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्यों ले रहा हूं, राइट? कार्बन बैलेंस, आयरन बैलेंस, और लकीली ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब किसको बैलेंस करना है, यहां चार्ज को। अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होती, तो ऑक्सीजन के लिए क्या ऐड कर दो, H2O, वही तरीका। और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वही H+ ऐड कर दो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+, और उसके बाद चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, पहले भी मैंने एक बार बताया। यहां पर कोई चार्ज नहीं है, FeC2O4, इस पर 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज 0, CO2 पर भी 0, लेकिन Fe+3 पर +3 चार्ज है। दोनों तरफ चार्ज को बराबर करना है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 0.3 चार्ज बैलेंस हो गया। अब याद करो मैंने क्या लिखवाया था, जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन उसमें एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। लिख देता हूं एक बार वापस, एन फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, या एक्सचेंज्ड लिखवाया था मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व लिखो या एक्सचेंज लिखो, पर मॉलिक्यूल। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 है, सुन लेना, वापस पूछना मत। इसका कोफिशिएंट 1 है तो राइट नाउ इसका एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसका भी एक मॉलिक्यूल, और इसके 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसका 1, इसका 2। तो इसके एक मॉलिक्यूल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है या एक्सचेंज हो रहे हैं, 3, तो इसका एन फैक्टर यहां पर हो जाएगा 3। इसके एक मॉलिक्यूल के साथ भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 3। लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 के साथ 3, यूनिटरी लगाओ, 2 के साथ 3, तो एक मॉलिक्यूल होगा तो 3/2, इसका एन फैक्टर 3/2 आएगा। यानी इसका एन फैक्टर भी 1 नहीं आया, इसका एन फैक्टर भी 1 नहीं आया, इसका एन फैक्टर आया 3, इसका एन फैक्टर आया 3/2। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको कैसे पता चला कि सर ऐसे एन फैक्टर निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है या ये सही है।
चलिए उसकी भी बात करते हैं कि कौन सा एन फैक्टर सही है, क्योंकि यहां से भी निकाल सकते थे और यहां से जब निकाल रहे थे तो एन फैक्टर 1 और 1 आ रहा था, यहां से निकाले तो 3 और 3/2। तो यहां पर मैं आपको बता दूं चेक कैसे करना है एन फैक्टर को। तो जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन में सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए, सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ये हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर चुका हूं तो कह सकता हूं कि इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल बनेगा और इसके 2 मोल बनेंगे, राइट। 1 मोल से 1 मोल, इसके 2 मोल बनेंगे। ये बैलेंस रिएक्शन है, 1 मोल से इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, ये बैलेंसिंग सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। तो मोल्स तो ऑब्वियसली इसका 1, इसका 1, इसके 2 बराबर नहीं है, लेकिन अब अगर इसका 1 मोल से मैं इसके इक्विवेलेंट्स निकालता हूं तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर। 1 मोल कितने इक्विवेलेंट्स हो गए, 3 इक्विवेलेंट्स। इसका 1 मोल इंटू इसका एन फैक्टर भी 3 है, 3 इक्विवेलेंट्स। इसके 2 मोल, इसका एन फैक्टर कितना है 3/2, इसके भी 3 इक्विवेलेंट्स ही आए, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, यानी सबके इक्विवेलेंट्स बराबर हैं। कब, जब इसका एन फैक्टर 3 है और इसका एन फैक्टर 3/2 है। अगर आप इनके एन फैक्टर 1 लेते हो तो फिर ये आंसर मैच नहीं करेगा, फिर ये आंसर मैच नहीं करेगा। इसीलिए यहां पर ये एन फैक्टर सही है, ये एन फैक्टर गलत है। हां, दोनों तरीके से FeC2O4 का एन फैक्टर वही आ रहा है। यहां से भी FeC2O4 का एन फैक्टर 3 आया, यहां से भी FeC2O4 का एन फैक्टर 3 ही आया है। दोनों जगह से FeC2O4 का एन फैक्टर सेम आ रहा है। तो अगर केवल आपको FeC2O4 का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तब तो आप एरो बना के कर सकते हो, लेकिन अगर आपको Fe+3 और CO2 का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको इस रिएक्शन को अलग से लिखना होगा, बैलेंसिंग करना होगा, तभी कर पाओगे। गोविंद कह रहा कि सर इतना याद रखने से तो अच्छा है कि बैलेंसिंग कर दो। बिल्कुल सही बोला गोविंद। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो Fe+3 और CO2 का एन फैक्टर निकालना पड़ रहा है तो बैलेंसिंग करनी पड़ रही, तो मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। बस इतना ध्यान रखना कि गलत एन फैक्टर मत लगा लेना। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में लगता है कि यार सर एन फैक्टर कैसे निकालूं, नहीं समझ में आ रहा, भैया मोल कॉन्सेप्ट से कर लो। टाइम ही ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ये फैक्ट है। ये सारी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो आपको लगता है तो कर सकते हो। और यहां पर स्पेशली ये फैक्ट है Fe+2 और CO2, वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम क्वेश्चन में, हार्डली शीट में 1 या 2 क्वेश्चन है जहां इनके एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये मेरे को बताना इसलिए जरूरी है कि अगर मैंने आपको ये नहीं बताया और आप क्या करोगे, क्वेश्चन आएगा Fe+3 का सर एन फैक्टर 1, सर मैंने सॉल्व करके कर दिया, आंसर आ गया बिल्कुल, और फिर मैं कहूंगा नहीं गलत है। तब वहां तकलीफ होती है, तब वहां तकलीफ होती है। सर कैसे, आपने तो बताया नहीं, हमने तो वही तरीका लगाया जो आपने बताया था, अब आप कह रहे हो गलत है, तो पहले बताना था ना, पहले तो नहीं बताया और अब कह रहे हो कि गलत है। अरे भाई पहले बता रहा हूं तब भी तकलीफ हो रही है, बाद में बताऊं तब भी तकलीफ हो रही है, तो कब बताऊं, कब बताऊं? हाँ सर बताओ ही मत, फिर बाद में किसी दिन गलत होगा तो मेरे पास आओगे, सर आपने ये नहीं बढ़ाया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, आपके कारण गलत हुआ। अब आपको क्या करना है, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसे ही एरो बना के केवल FeC2O4 का ही निकल पाएगा, और इन दोनों का निकालना तो ऐसे बैलेंसिंग करोगे। तो दोनों तरीके यूज करेंगे हम, ताकि प्रैक्टिस हो। 3-4 क्वेश्चन करोगे, सब नॉर्मल लगेगा, सब नॉर्मल लगेगा। चलो एक और क्वेश्चन वही लेता हूं जो क्लास में लिया था, वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जो क्लास में लिया था।
आई थिंक एक और क्वेश्चन क्लास में जो लिया था AS2S3 क्या था, नाइट्रेट आयन था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, जो भी हो। H3ASO4 प्लस SO4 2 माइनस प्लस NO। इन सब के एन फैक्टर निकालो, और ऑब्वियसली बात है यहां पर मैं आपको बता दूं ये इसमें जा रहा है, और AS2S3 इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो इन दोनों के एन फैक्टर निकालने के लिए रिएक्शन को अलग से बैलेंस करना पड़ेगा। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H3ASO4 लिख दो तब भी आंसर वही आएगा, नहीं तो हाइड्रोजन को हटा के ये लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा। अगर ऐसे लिखूंगा तो ASO4 3 माइनस लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से इसका 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 और इसका एन फैक्टर निकालो। इसका एन फैक्टर एरो बना के भी निकालना है और बैलेंसिंग करके भी निकालना है। इसका एन फैक्टर बैलेंसिंग करके भी निकालना है। बैलेंसिंग करके कैसे निकालना है वो बता दिया मैंने। अरे बेटा ये रिएक्शन दे रखी, जल्दी से इसका एन फैक्टर निकालो। ये रिएक्शन लिखी हुई है। बहुत बार क्या होता है कि मुद्दा ही बदल देते हो, क्वेश्चन ही क्या होता है, क्वेश्चन में कौन सी चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, किसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मुद्दा बदल जाता है। मतलब पता क्या होता है, एग्जाम में पेपर दिया, मान लो किसी ने, यार पेपर दे रहे हो तो इससे मतलब है ना कि क्वेश्चन कितने हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, नेगेटिव है या नहीं है। बट मुद्दा क्या होता है, सर इस बार पेपर का कलर ग्रीन था सर, पिछली बार तो येलो दिया था, इस बार पेपर का कलर ग्रीन था सर, ग्रीन कलर का पेपर क्यों दिया सर, अगली बार ब्लू कलर का आएगा या ग्रीन कलर का आएगा, हमें कैसे पता चलेगा सर, बताओ कैसे हमें पता चलेगा। अरे मतलब पेपर ब्लू था, ग्रीन था, येलो था, उससे फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं फर्क पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बहुत बार जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती उस पर मतलब होता है, उसी से मतलब होता है। उत्कर्ष कह रहा सर आज आपका मूड थोड़ा गर्म लग रहा है। ऐसा हाँ, ठंडा कर लेता हूं, पानी डाल दूं। अरे भाई कमेंट ऐसे पूछते हो ना, इसीलिए फिर। AS2S3 का एन फैक्टर, किसी ने सही आंसर लिखा है, शिवांश। शिवांश के आंसर सही है, राजकुमार का आंसर भी सही है, आयुष का आंसर भी सही है, तनिष्का भी सही है, भविष्य का भी सही है। एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता,
अभिनव का आंसर भी सही है। देखो इसमें तो इसमें तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। एन फैक्टर इसका +5 से 2, इसका भी 3 और इसका एन फैक्टर भी 3, राइट। ये तो हो गया खत्म। आर्सेनिक यहां पर +3, सल्फर -2, आर्सेनिक +5, सल्फर +6। आर्सेनिक के लिए 2 का चेंज, सल्फर के लिए 8 का चेंज। लेकिन यहां आर्सेनिक कितनी है? आर्सेनिक है 2, 2 × 2 प्लस सल्फर कितनी है? 3, 3 × 8, आंसर 28। आंसर 28। लेकिन अब यहां से आप इन दोनों के एन फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। यहां से आप इन दोनों के एन फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो क्या करें? अगर इन दोनों का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हाफ रिएक्शन को अलग से लिखो। लिख लिया साहब। अब किसको बैलेंस करें? सबसे पहले आर्सेनिक को। इधर आर्सेनिक 2, इधर भी 2, इधर सल्फर 3, सल्फर भी 3। यस, आर्सेनिक बैलेंस, सल्फर बैलेंस। फिर किसको बैलेंस करें? यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। 8 + 12, 8 + 12 20 H2O। 8 + 12 ये थोड़ा 20 H2O, राइट। अब किसको बैलेंस करना रह गया? अब किसको बैलेंस करना रह गया? हाइड्रोजन को। 40 और इधर 6, 34H+, 34H+। अब किसको बैलेंस करें? चार्ज को। H2O पर 0 चार्ज, इस पर भी 0 चार्ज, इस पर भी 0 चार्ज, इस पर एक पर -2, एक पर -2, तो 3 सल्फेट आयन पर -6 + 34, -6 + 34। ओजस्वी जो बता रहा हूं वो सुनो। तो यहां पर भी चार्ज 0 करना है तो क्या करो? +28 इलेक्ट्रॉन, -6 और ये भी -34 -34 प्लस 0 चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 28 इलेक्ट्रॉन्स। इसका कॉफिशिएंट 1, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल के साथ 28 इलेक्ट्रॉन्स, एन फैक्टर 28। यहां पर भी 28। इसका एन फैक्टर 2 मॉलिक्यूल के साथ 28 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल के साथ 14, एन फैक्टर 14। 3 मॉलिक्यूल के साथ 28 इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल के साथ 28/3। बेटा चीजें तो जैसी होती है वैसे ही होगी, चाहे सिंपल लगे चाहे टफ लगे। एक लास्ट एग्जांपल और दे रहा हूं, लास्ट एग्जांपल और दे रहा हूं। इसमें मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं। लास्ट एग्जांपल Cu3p, चलो Cu+2+ फॉस्फेट आयन, राइट। चलो इसमें भी लिख ही देता हूं, MnO4- कन्वर्टिंग इनटू Mn+2। लेकिन मुझे इनके एन फैक्टर नहीं चाहिए, ये तो आप निकाल लोगे। केवल इन तीनों के एन फैक्टर, केवल इन तीनों के एन फैक्टर की बात करो। एरो बना के भी, एरो बना के भी और बिना एरो बनाए बैलेंस करके। जल्दी से इस बार इनके आंसर मत लिखना, ये अंडरस्टूड है। इन तीनों के एन फैक्टर दोनों तरीके से निकाल के फिर बताना।
आदित्य, आदित्य का आंसर आ गया, आई थिंक सही है बिल्कुल आदित्य, वेरी गुड। देव बेटा पहले भी बोला, जब पढ़ते हो दूसरी बातें बिल्कुल मत किया करो। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो केवल पढ़ाई से रिलेटेड पूछा करो, इधर उधर की बातें पूछोगे तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा फिर तुम्हें। समझ में आ गई अच्छी तरह से बात? पढ़ते वक्त केवल पढ़ने से रिलेटेड बात होनी चाहिए। देव बहुत सारे बेटा, अब क्या करो, और भी देव है, डोंट वरी। हाँ, जिसने कहा वो समझ गया, जिसने नहीं कहा वो मत, रिलैक्स रहो। इलेवन, 11/3 एंड 11, बिल्कुल सही। कॉपर +1 फॉस्फोरस -3, कॉपर +2 फॉस्फोरस +5। कॉपर के लिए 1 का चेंज, फॉस्फोरस के लिए 8 का चेंज। यहां पर चेक करें तो कॉपर कितनी है 3, तो 3 × 1, कॉपर के लिए एक कॉपर +1 से +2, 3 कॉपर के लिए 3 का चेंज, फॉस्फोरस एक ही है इसीलिए 11। यहां पर कॉपर को बैलेंस किया, सिंस देर आर 3 कॉपर एटम्स, सो copper +2 is multiplied by 3, there is only 1 phosphorus atom, so phosphorus is already balanced। अब किसको बैलेंस करना है? we need to balance oxygen, for oxygen we must add 4H2O, right? यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पर 4 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन, वहां पर 8 हाइड्रोजन एटम्स है तो यहां पर 8H+ आयन। अब फिर से किसको बैलेंस करें? चार्ज को, इस पर 0, इस पर भी 0, तो लेफ्ट साइड में 0 तो राइट साइड में भी 0 चाहिए। एक कॉपर पर +2 चार्ज तो 3 कॉपर पर +6, यानी देर आर +6 चार्ज ऑन कॉपर, +6 +8 +14, और यहां -3 है, यहां -3 है यानी +11 इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक कर लो, दोनों तरफ 0 चार्ज है। एन फैक्टर निकाल लीजिए। एक मॉलिक्यूल के साथ 11 इलेक्ट्रॉन 11, एक मॉलिक्यूल के साथ 3 के साथ 11, तो एक के साथ 11/3 और इसका एन फैक्टर 11। देखो एन फैक्टर निकालने तो ऐसे ही निकालने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। राइट, ये था टाइप 2। अब मैं आ रहा हूं टाइप 3 पर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, टाइप 3 रिएक्शंस। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, पता ही है आप सबको डिस्प्रोपोर्शनेशन, यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, AN1+ और AN2-। देखा जाए तो यहां पर A का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर A का रिडक्शन हो रहा है। यहां पर A का ऑक्सीडेशन और यहां पर A का रिडक्शन। इस रिएक्शन में कितने चेंज हो रहा है? N1 का। यहां पर कितने का चेंज हो रहा है? N2 का।
यहां पर N1, यहां पर N2। अब अगर हम A की बात करें, A का N फैक्टर क्या होगा, तो यहां पर अब मामला फंस जाता है। मामला क्या फंसता है, इसका ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में चेंज N1 का, तो वहां से देखें तो इसका N फैक्टर N1 आ रहा है, बट रिडक्शन वाली रिएक्शन में चेंज हो रहा है N2 का, तो वहां इसका N फैक्टर N2 आ रहा है। यानी ऑक्सीडेशन वाली में N फैक्टर अलग है, रिडक्शन वाले में N फैक्टर अलग है, दोनों में N फैक्टर वेरी कर रहा है। तो इसका N फैक्टर कैसे पता करेंगे, अभी बताता हूं, वेट करो। बट एरो बनाकर इसका N फैक्टर ऐसे तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये जो A है वो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है, रिडक्शन वाले में भी इन्वॉल्व है, इसीलिए यहां से अभी हम A का N फैक्टर तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये तो केवल रिडक्शन वाली रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और इसमें चेंज हो रहा है N2 का, इसका एक ही एटम है, A का यहां पर एक ही एटम है, इसीलिए इसका N फैक्टर तो N2 हो जाएगा, इसका N फैक्टर N2 हो जाएगा, और इसका N फैक्टर N1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी केवल एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व है। लेकिन बात आती, सर A का N फैक्टर क्या होगा, A का N फैक्टर क्या होगा। अभी मैं आपको एग्जैक्ट अप्रोच बता रहा हूं, फिर उसको शॉर्टकट तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब पहले एग्जैक्ट अप्रोच लिखोगे। शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब एग्जैक्ट अप्रोच लिखोगे। बेटा आदित्य, जिस जगह में जैसे कर रहा हूं तुम चुपचाप वैसे ही करते रहो, ऐसा वहां क्यों नहीं किया, ऐसा यहां क्यों नहीं किया, उससे कुछ दिमाग मत लगाओ, है ना। अब अगर आपको इस A का N फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो पहले तो मैं एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूं, फिर उसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो इस A का N फैक्टर निकालना है तो हमें इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो A का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और A का रिडक्शन भी हो रहा है। A यहां पर भी एक एटम, यहां पर भी एक एटम, तो A बैलेंस हो गया, यहां पर भी A बैलेंस है। चार्ज से मैं बैलेंस कर रहा हूं, चाहो तो ऑक्सीडेशन, ज्यादातर बैलेंसिंग हमने ऑक्सीडेशन नंबर से की, बट चाहो तो आप चार्ज से भी कर सकते हो, या सीधा सीधा यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका N1, इसका 0, इसका N2, तो चेंज कितने का हुआ, N1 का। मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां चार्ज को बैलेंस किया तो N1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर चार्ज को बैलेंस किया क्योंकि इधर 0 चार्ज है, इधर N2 माइनस, जैसे 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो N2 माइनस है इसीलिए N2 इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा ज्यादा दिखेगा, चेंज दिखता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। यानी इस रिएक्शन में N1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था चेंज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर चेंज 5, ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का चेंज हो रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 7 का चेंज हो रहा है तो 7 इलेक्ट्रॉन, 10 का चेंज हो रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें, इधर N1 इलेक्ट्रॉन, इधर N2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N1 से, और फिर दोनों को ऐड कर दो। तो यहां से अगर इसको N2 से मल्टीप्लाई किया तो N2A, और यहां से N1A, तो टोटल A का कोफिशिएंट क्या हो गया, N1 प्लस N2A। टोटल A का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहां से N2, यहां से N1, प्लस ये N1 N2 इलेक्ट्रॉन भी आएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी मैंने इसको कैंसिल आउट किया नहीं है, बट अभी हम कर देंगे। इस रिएक्शन को N2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो N2A N1 प्लस, इसको N1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं N1A N2 माइनस, और फिर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये N1 इंटू N2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट तो हो गए, दिखेंगे नहीं, लेकिन इन्वॉल्व जरूर है, इन्वॉल्व है। यानी ये सब्सटेंस N1 इंटू N2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिसको ये गेन कर रहा है।
तो इस रिएक्शन में, फाइनल रिएक्शन में आप कह सकते हो कि एक सब्सटेंस इतने इलेक्ट्रॉन N1 इंटू N2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा उसको गेन कर रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एज ए इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो अब अगर कोई कहे कि एन फैक्टर क्या होगा, तो एन फैक्टर के लिए मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल। अब यहां पर इसके कितने, इसका कोफिशिएंट कितना है, N1 N2, जो कोफिशिएंट होता है वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके N1 N2 मॉलिक्यूल्स है, तो इस A का एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, जो कि कितने N1 N2 पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के साथ कितने, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये N2 वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो इसका एन फैक्टर N1, यहां से भी N1 आया, यहां से भी N1 आया, इसका एन फैक्टर निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका एन फैक्टर N2 आया, N1 N2, यहां से भी N1 N2, लेकिन इस तरीके से हमें इसका एन फैक्टर भी पता चल गया, इसका एन फैक्टर भी पता चल गया, कितना, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। लेकिन आप कहोगे सर पूरी रिएक्शन बैलेंस की है हमने, इतना करने के बाद इसका एन फैक्टर आया, तो रिएक्शन तो बैलेंस हो ही चुकी है, तो अब तो हम इसको मोल कॉन्सेप्ट से ही कर लेंगे। बात तो लॉजिकल है कि पूरी रिएक्शन ही बैलेंस हो गई, इसको तो मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, अब मैं यहां पर इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, और वो शॉर्टकट क्या है, इस A का जो एन फैक्टर आया वो क्या है, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, और ये N1 N2 क्या है आपको पता है, ये N1 N2 A का ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में एन फैक्टर N1, रिडक्शन वाली रिएक्शन में एन फैक्टर N2। तो अगर आपको बिना बैलेंसिंग किए हुए A का एन फैक्टर लिखना है, तो अब इसका शॉर्टकट क्या है कि यहां से A का ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में एन फैक्टर निकालो, रिडक्शन वाली रिएक्शन में एन फैक्टर निकालो, यानी N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में उसका सम कर दो। ये फॉर्मूला याद रख लो, ताकि अब आपको ये सारी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने उसका प्रूफ बताया है, ऑलरेडी आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता था, कुछ स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता था, ये मैंने उसका प्रूफ दिया है कि ये फॉर्मूला आया कहां से है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे आया, तो चीजें अच्छी समझ में आती है। बट अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अगर ए का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में भी एन फैक्टर निकालो, उसका रिडक्शन वाली रिएक्शन में भी एन फैक्टर निकालो, और फिर क्या करो, N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला लगा दो, काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये एक तरह से उसका डेरिवेशन था जो मैंने आप लोगों को बताया। प्रोटॉन ऐड नहीं करते बेटा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही ऐड करते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होता, रिएक्शन होती तब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पर अभी हम करेंगे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, S कन्वर्टिंग इनटू H2S प्लस H2O3 2 माइनस, तीनों के एन फैक्टर्स निकालो जल्दी से, जल्दी से तीनों के एन फैक्टर्स निकालो। एरो बना के ही करना है, एरो बना के ही करना है, लेकिन इसके लिए वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरो बनाओ और इसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, पैरेलल रिएक्शन में रेजिस्टेंस का सम जैसे करते हैं, देवांजन बिल्कुल सही कहा।
1 अपॉन नेट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर भी उस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो 1/n फैक्टर इक्वल्स टू 1/n1 प्लस 1/n2। लेकिन उसको वापस रीअरेंज करोगे तो इतना टाइम नहीं है। कोई कह रहा है 0, कैसे 0 हो गया भाई? 1 2 का 4, 1 2 4, 1 2 4, 2 2 2। बहुत सारे आंसर देख पा रहा हूं मैं, बहुत सारे आंसर्स देख रहा हूं, बहुत वेरी कर रहे हैं आंसर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 -2 +4, नहीं +2। यहां पर चेंज 2 का, यहां पर भी 2 का, इसका एन फैक्टर निकालना है तो बहुत वही चेंज 2 का सल्फर 1, लेकिन इसका एन फैक्टर 2 नहीं होगा। चेंज 2 का, लेकिन 2 सल्फर है। पुराने रूल्स मत भूल जाओ, जो रूल्स है वो के वही रहेंगे। इसमें भी चेंज 2 का, इसमें भी 2, लेकिन यहां 1 सल्फर है इसीलिए 2, यहां 2 सल्फर है पर मॉलिक्यूल इसीलिए 4। अब बात आती इसका एन फैक्टर क्या होगा? तो यहां एक ही सल्फर है, यहां सल्फर एक ही है, इसीलिए यहां पर भी चेंज 2 का, यहां पर भी 2 का। अगर सल्फर 2 कुछ और होती तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन राइट नाउ इसका रिडक्शन वाली रिएक्शन में भी एन फैक्टर 2, ऑक्सीडेशन वाली में भी 2, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। यस, ये तो 1 आ गया। किसी ने सही लिखा था 1 2 4, बहुत बढ़िया 1 2 4। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। ये वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ढंग से करना, पुराने रूल्स को दिमाग में रखना, उनको मत भूल जाना। पुराने रूल्स को दिमाग में रखना, उनको मत भूल जाना। तीनों के एन फैक्टर जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। अब बताइए इसके आंसर्स क्या होंगे? यार टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, कुछ क्लास में हो नहीं पाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका -1, इसका +5। जगह नहीं तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर भी चेंज 1 का, यहां पर चेंज 5 का। तो इसका एन फैक्टर एक ही क्लोरीन है 5, इसका एन फैक्टर एक ही क्लोरीन है 1, यहां गड़बड़ होती है। इसका एन फैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। रिडक्शन वाली रिएक्शन में इस क्लोरीन का एन फैक्टर 1 नहीं 2 है, क्योंकि 1 इंटू 2, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में इसका एन फैक्टर 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10, 20 डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज 5/3। ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आंसर 5/6 आ जाता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आंसर 5/6 आ जाता है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्लोरीन है, Cl2 है, इसीलिए ऑक्सीडेशन वाली रिडक्शन वाले में भी एन फैक्टर 2, ऑक्सीडेशन वाले में एन फैक्टर 10, तो 2 इंटू 10 इस तरह से होगा। बहुत बढ़िया।
5/6 किसी का नहीं दिख रहा है, बट आगे कभी भी गलती नहीं करोगे, ध्यान रखना। सब सही है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर तनिष्क सब सही है, सबका सही है। -1 +5 कहीं कोई इश्यू नहीं है, राइट। चलिए आज होमवर्क दे रहा हूं, यहां से मैं होमवर्क मैं दे रहा हूं रिडॉक्स की शीट में से। अभी तक हमने केवल बैलेंसिंग के क्वेश्चंस किए हैं। ओवन में कहां तक कर लिए? ओवन में कहां तक कर लिया हमने? 22 तक कर लिया ना। तो O1 में ट्वेंटी थ्री से लेके ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में 23 से 36, 10 से लेके 22, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।